Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel BioLSR. Today our topic of discussion is comparison between prokaryotic and eukaryotic cell. Dear students, ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक में से FSC चैप्टर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और MD कैट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो जितने भी FSC पार्ट 1 और पार्ट 2 में से प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस दिए गए हैं उसको हमने एक जगह पर यहाँ पर जो है वो इकट्ठा कर लिया है, तो आपके लिए इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान होगा। एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ यहाँ से जो है वो हर साल दिए जाते हैं, तो अच्छे तरीके से तमाम पॉइंट्स को समझने के लिए, सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। जी, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम दिए गए हैं और सबसे पहला जो कॉलम है इसके अंदर हम फीचर्स वो जो डिस्कस करने वाले हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है, और साथ में जो 2 कॉलम है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन, उनमें सिमिलैरिटी या डिफरेंस इसको डिस्कस किया गया। सबसे पहला बच्चे यहाँ पर जो पॉइंट है वो है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल हैं, ये वो सेल हैं जो सबसे पहले एवोल्यूशन के नतीजे में इस दुनिया में इवॉल्व हुए थे, बने थे, तो इनमें न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता। अब न्यूक्लियस होता क्या है, ये बात को ज़रा आपने गौर से समझना है। अगर जेनेटिक मटीरियल किसी सेल का मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हो तो उसको हम डिफाइन न्यूक्लियस बोलते हैं। ये एक प्रॉपर न्यूक्लियस की जो है वो डेफिनेशन है। जबकि हमें पता है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कोई भी नहीं होती। इनका जेनेटिक मटीरियल जो कि इनका सर्कुलर डीएनए है वो इनके साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ होता है। क्योंकि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड इनका जेनेटिक मटीरियल नहीं है, तभी हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो इनका जेनेटिक मटीरियल है, जो जीनोम है यूकैरियोटिक सेल का, वो प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो हैं ये डिफाइन न्यूक्लियस रखते हैं। तो सबसे पहला कंपैरिजन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेल वॉल की बात करते हैं। जी बच्चे, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो मिलके बनती है एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन। इसको म्यूरिन भी बोला जाता है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? बेसिकली पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट्स, अगर पॉलीसेकेराइड मिल जाएं तो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। जितने भी यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, जो एडवांस मॉडर्न यूकैरियोट्स हैं, उनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की ही बनी हुई होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो किंगडम एनिमिलिया के मेंबर्स रखते हैं, किंगडम प्लांटी के मेंबर्स रखते हैं, और उसके अलावा फंजाई के मेंबर रखते हैं। एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है। प्लांट और अगर हम फंजाई की बात करें तो प्लांट के अंदर सेल वॉल है सेलुलोज की बनी हुई, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, और काइटन के अंदर सेल वॉल बच्चों मिलकर बनती है काइटन की, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज और काइटन दोनों ही होमोपॉलीसेकेराइड हैं। सेलुलोज जो होता है इसका सिंपल बेसिक यूनिट है ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज होता है, और काइटन जो है इसका सिंपल यूनिट होता है नैग, NAG उसको बोलते हैं, ये एब्रीविएशन है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का। फर्दर बच्चे अगर हम सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं ये साइज के अंदर यूकैरियोट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तकरीबन 10 टाइम ये स्मॉलर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल है ये 10 टाइम लार्जर होता है, साइज में ये प्रोकैरियोट से बड़े होते हैं। और आपने एक और बात याद रखनी है, सबसे छोटा लिविंग सेल भी प्रोकैरियोट से ही बिलोंग करता है, और आप सब ने उसको अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 के अंदर उस बैक्टीरिया का, उस जेनरा का नाम भी पढ़ा हुआ है जहाँ से बैक्टीरिया बिलोंग करता है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज की बात आ जाएगी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं इनके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती, जबकि यूकैरियोट के अंदर तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो पाई जाती हैं, लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर यूकैरियोट में आपको मिलेंगे, प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलेंगे। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें राइबोसोम साइज के हवाले से,
तो प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम का साइज होता है 70s, जिसमें उसका लार्जर यूनिट है 50s का और स्मॉलर यूनिट है 30s का। जबकि अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम का साइज है 80s, जिसमें लार्जर यूनिट है 60s का और स्मॉलर यूनिट है 40s का। और यूकैरियोट के अंदर एक और भी राइबोसोम पाया जाता है, वो 70s का होता है। लेकिन बच्चों आपने बात याद रखना है, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 70s वाले राइबोसोम नहीं होते, बल्कि ऑर्गेनेली के अंदर कुछ राइबोसोम ऐसे हैं जो 70s के होते हैं। तो वो कौन सी ऑर्गेनेली है जिनके अंदर राइबोसोम भी होता है? तो ये बच्चे एक एडिशनल पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने जहन में रखना है, इसको आपने याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट जिसको हम बोलते हैं, इनके अंदर, इन ऑर्गेनेली के अंदर अपना राइबोसोम होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो अपना राइबोसोम है ये 80s का नहीं होता बल्कि 70s का होता है। फर्दर अगर हम बात करें डीएनए की, तो प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। डीएनए होगा तो डबल हेलिकल ही, डबल स्टैंडर्ड ही, लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर होगा। जबकि अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है ये लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन लीनियर होगा, ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर नहीं होगा। यहां पर आपको एक एडिशनल पॉइंट मैं और बताता जाता हूं, यूकैरियोट की जो ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, इन ऑर्गेनेली के पास अपना भी डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस के डीएनए के अलावा होगा। अब ये जो डीएनए होता है इन ऑर्गेनेलीज के अंदर ये भी सर्कुलर होता है। इसका मतलब है राइबोसोम और डीएनए की बेस के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की यूकैरियोट के साथ काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। तभी इन दो ऑर्गेनेलिज को हम एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेलिज भी बोलते हैं। एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेलिज का मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनेलिज एंशियंट टाइम के अंदर कई प्रोकैरियोटिक सेल ही थी, इटसेल्फ प्रोकैरियोटिक सेल थी, लेकिन इन्होंने किसी दूसरे सेल के साथ एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी सेल वाली इंटाइटी को लूज कर दिया, खत्म कर दिया, और अब ये एक ऑर्गेनेली की फॉर्म के अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं। एज ऑफ एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं ये सबसे पहले बने थे जमीन पे, ठीक है, अर्थ के ऊपर इवॉल्व होने वाले सबसे पहले सेल प्रोकैरियोटिक सेल हैं, और ये आज से तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए थे। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल से बाद में जो है इवॉल्व हुए हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में ही कुछ तब्दीलियों के नतीजे में यूकैरियोटिक सेल बने हैं, और इनका जो साइज, इनका जो एज ऑफ एवोल्यूशन है वो है 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो इसका मतलब है 2 बिलियन ईयर्स अगो की एवोल्यूशन का फर्क है इन दोनों सेल्स के दरमियान में। फर्दर अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये जितने भी आपको प्रोकैरियोट्स नजर आएंगे सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे, या ज्यादा से ज्यादा ये कॉलोनियल फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया। ये मल्टी सेलुलर लेवल पे कभी भी नहीं जाते। जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, और ज्यादातर ये मल्टी सेलुलर आपको देखने को मिलेंगे। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट जो हैं ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरे तरीकों से हासिल करते हैं, खुद प्रिपेयर नहीं करते। और कुछ प्रोकैरियोट ऐसे भी हैं जो ऑटोट्रॉफी के अपनी खुराक को खुद बनाते हैं, लाइक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। और बाकी जितने भी प्रोकैरियोट हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ हैं। यूकैरियोट की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट जो है ये ऑटोट्रॉफिक जो है वो न्यूट्रिशन भी रखते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी रखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज इंजाइम का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, ये एक नेक्स्ट पॉइंट है। आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा इंजाइम है जो डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन करता है। प्रोकैरियोट के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये सिंगल टाइप का होता है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो 3 तरह के डिफरेंट आरएनए को बनाने में इन्वॉल्व होता है। ये राइबोसोमल आरएनए भी बनाता है, ये मैसेंजर आरएनए भी बनाता है, और ये ट्रांसफर आरएनए भी बनाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ये एक तरह का नहीं होता बल्कि ये 3 तरह के होते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है ये राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है ये मैसेंजर आरएनए को बनाता है, जो आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है ये ट्रांसफर आरएनए को बनाता है। तो ये पॉइंट बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने अपने जहन में रखना है और इसको याद रखना है। फर्दर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटर रीजन का। प्रमोटर रीजन क्या होता है? प्रमोटर रीजन बच्चों डीएनए के ऊपर वो खास जगह होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जाके अटैच होता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना। डेफिनेटली आरएनए पॉलीमरेज जाके लगेगा डीएनए पे तो फिर आरएनए बना सकेगा ना। तो डीएनए पे वो जगह जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जाके लगता है उसको हम प्रमोटर रीजन बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट में प्रमोटर रीजन होता है -25 या फिर -75। अब ये माइनस क्या है?
वो जीन जिसका आपने आरएनए बनाना है उससे अगर आप 25 या 75 न्यूक्लियोटाइड पीछे की तरफ आ जाओ तो वो जो जगह होगी वो आपके पास माइनस में रिप्रेजेंट की जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर जीन से जगह होती है वो माइनस में इंडिकेट की जाती है। और जो नंबर है यहाँ पर मतलब 25 या 75 ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करता है। यूक्रियोट के अंदर जो प्रोमोटर रीजन होता है ये -10 या -35 को रिप्रेजेंट करता है। ये यूक्रियोट में जो प्रोमोटर रीजन होता है वो जीन से या डीएनए जिसका आपने आरएनए बनाना है उससे 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे होगा या 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे की तरफ होगा। मीजोसोम की बात करें तो बच्चों मीजोसोम एक ऐसा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर है जो सिर्फ प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, उसके अलावा सेल डिवीजन, उसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम रखता है। तो इसके 3-4 तरह के फंक्शन होते हैं, जबकि यूकेरियोट में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता मीजोसोम जैसा। फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला जो है वो प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन प्रोकैरियोट में जो फ्लैजेला को बनाने वाली प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलन प्रोटीन। ये पॉइंट बच्चों बड़ा जरूरी है, समझने वाला है, आपने एफएससी में इसको पढ़ा भी होगा चैप्टर 6 के अंदर। तो फ्लैजेला को बनाने वाली जो प्रोटीन है प्रोकैरियोट में वो है फ्लैजेलन, जबकि यूकेरियोट में भी जो है वो फ्लैजेला पाया जाता है। लेकिन यूकेरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला पाया जाता है उसको बनाने वाली प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। फर्दर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर आ जाता है नेक्स्ट, वो है सीलिया। सीलिया बच्चों प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता, जबकि सीलिया जो है वो यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है और सीलिया मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है यूकेरियोटिक सेल को। फर्दर अगर हम बात करें पिलाई, तो पिलाई बच्चों एक स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि शॉर्ट होता है, इरेक्ट होता है और दरमियान से हॉलो होता है। ये प्रोकैरियोट के अंदर तो पाया जाता है और प्रोकैरियोट के अंदर ये एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन के फिनोमेना जिसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं उसमें हेल्प करता है, जबकि पिलाई बच्चों यूकेरियोट के अंदर नहीं पाई जाती। सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट में सेल डिवीजन होती है बाय द मीन ऑफ बाइनरी फिशन, जिसमें एक सेल जो होता है वो दो सेल के अंदर डिवाइड कर जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं तो बाइनरी फिजन को बच्चों ए माइटोसिस भी बोलते हैं। ये माइटोसिस से मिलता जुलता अमल होता है लेकिन एग्जैक्ट माइटोसिस नहीं है, तभी इसको हम ए माइटोसिस बोलते हैं या बाइनरी फिशन बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में ए माइटोसिस या बाइनरी फिशन से सेल डिवीजन होती है, जबकि यूकेरियोटिक सेल में दो तरह की बच्चों सेल डिवीजन पाई जाती है, माइटोसिस भी पाई जाती है और मियोसिस भी पाई जाती है। जहां पर बॉडी के सोमैटिक सेल ने डिवाइड होना है वहां पर यूकेरियोट को माइटोसिस हेल्प करती है, और जहां पर गमीट्स फॉर्मेशन की बात होती है वहां पर यूकेरियोट के अंदर मियोसिस हेल्प करती है। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो बच्चों प्रोकैरियोट यूकेरियोट दोनों में स्पोर बनते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में स्पोर्स बनते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जबकि यूकेरियोट के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उनका मकसद होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करना। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। प्लांट्स और फंजाई अपनी लाइफ साइकिल के दौरान जो है वो स्पोर्स बनाते हैं, लेकिन वो सर्वाइवल के लिए नहीं बनाते, वो सिर्फ बनाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ऐसी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल कहलाती है। फोटोसिस्टम की अगर हम बात करें तो फोटोसिस्टम बच्चों को पता है क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को बोलते हैं, जो सेल के अंदर पाया जाता है। यूकेरियोटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट की जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी फोटोसिस्टम पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। तो प्रोकैरियोट के अंदर जो फोटोसिस्टम है फोटोसिस्टम 2 होता है सिर्फ, जबकि यूकेरियोट के अंदर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों ही पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो बच्चों हिस्टोन प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो डीएनए को अपने ऊपर रैप करवाती है और क्रोमाटिन या क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाई जाती, इसका मतलब है कि प्रोकैरियोट में डीएनए अकेला ही पाया जा रहा होता है, वो किसी भी प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ नहीं होता, रैप नहीं होता। जबकि यूकेरियोट के अंदर बच्चों हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और ये डीएनए के साथ रैप होके क्रोमाटिन फाइबर्स बनाती है, या फिर बहुत ज्यादा कंडेंस होके क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। फर्दर जो पॉइंट है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात करें तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के छोटे छोटे जो ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन बनते हैं और बाद में ही आपस में ज्वाइन करके पूरा एक डीएनए भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आप जो है ये चीज पढ़ोगे सेकंड ईयर के अंदर। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है ये प्रोकैरियोट के अंदर बनता है 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड का, जबकि यूकेरियोट के अंदर ओकाजाकी फ्रेगमेंट की लेंथ होती है 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड। आउटर कवरिंग की बात करें, आउटर कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर वाली साइड पे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें सेल वॉल आ जाती है, सिलाइम आ जाती है, कैप्सूल आ जाता है, सारी आउटर कवरिंग्स होती हैं, सेल इन्वेलप्स होते हैं ये। तो प्रोकैरियोट के अंदर तो बच्चों सेल कवरिंग पाई जाती है, आउटर कवरिंग होती है, जबकि यूकेरियोट के अंदर सेल वॉल के बाहर वाली साइड पे कोई भी चीज नहीं होती, सिर्फ सेल वॉल ही एंड के ऊपर मौजूद हो सकती है, वो भी प्लांट और फंजाई के अंदर। एनिमल में वो भी सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती। मतलब अगर हम बात करें तो पॉइंट आ गया जी साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो है
वो प्रोकैरियोट के अंदर सारे का सारा विस्कस होता है, जेल जैसा होता है। कोई भी साइटोप्लाज्म का ऐसा रीजन नहीं होता प्रोकैरियोट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, जो नॉन विस्कस हो। जबकि यूकैरियोट के अंदर अगर हम बात करें तो यूकैरियोट के अंदर जो सेल का पेरिफेरल एरिया होता है, बाहर बाहर वाला एरिया होता है साइटोप्लाज्म का, वो विस्कस होता है, जेल लाइक होता है। जबकि जो सेंट्रल एरिया होता है न्यूक्लियस के करीब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक, वो नॉन विस्कस होता है, वो फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी रखता है, उसको हम सोल बोलते हैं। तो हम इसको यहाँ पे सम अप करते हैं कि प्रोकैरियोट में सारा साइटोप्लाज्म विस्कस है, जेल है, जबकि यूकैरियोट के अंदर जेल वाला भी होता है और सोल भी होता है जो कि नॉन विस्कस है। साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन बच्चों कुछ फाइबर्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये एक प्रॉपर ऑर्गेनेली की हैसियत रखती है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, और इसके सेल के अंदर बहुत से काम होते हैं, बहुत सी फंक्शनिंग होती है। ये आप चैप्टर 4 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हो। साइटोस्केलेटन बच्चों प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोट के अंदर साइटोस्केलेटन पाया जा रहा होता है, जो सेल को शेप भी देता है और सेल के अंदर बहुत से डिफरेंट काम करने के अंदर भी हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों स्टीरोल वाला मॉलिक्यूल एब्सेंट होता है, लाइक कोलेस्ट्रॉल। जबकि यूकैरियोट के अंदर आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि यूकैरियोट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी है। अगर आपने इस चीज को अभी तक नहीं पढ़ा तो आप मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली जाके वीडियो देख सकते हैं, वहां पर डिटेल के साथ बताया हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और इसका सेल की मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में रोल क्या होता है। लास्ट में बच्चों चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड बच्चों एक डीएनए है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जो सिर्फ प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है, और प्रोकैरियोट को ये बहुत सी चीजों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है, लाइक ड्रग रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, हैवी मेटल रेजिस्टेंस। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपने आप को स्टेबल करते हैं, एडवर्स किस्म के, स्फीयर किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं प्लाज्मिड की वजह से। और ये प्लाज्मिड ही होता है जो कॉन्जुगेशन के फिनोमिना में एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर जा सकता है और जेनेटिक वेरिएशन लेके आ सकता है। और यही वो प्लाज्मिड स्ट्रक्चर है जिसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए वेक्टर भी यूज किया जाता है। अब जो प्लाज्मिड है ये यूकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता। यूकैरियोट के अंदर जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर है, या फिर कुछ ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर कोई सर्कुलर डीएनए मौजूद नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, तमाम पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमान में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, कंपैरिजन क्रिएट करते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की एमडी कैड और एफएससी से रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल के ऊपर मिलती जाएंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा। चैनल को, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के लिए आपने वेट करना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।